साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे केस के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसने बता दिया कि संविधान सर्वोपरि और जिसने बता दिया कि न्यायपालिका का तीसरा स्तंभ कितना मजबूत है। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि ये वह केस था जिसने संसद की शक्तियों पर शिकंजा कसा था। साथियों मैं बात कर रहा हूँ केशवन भारतीवाद 1973 की। आखिर एक ऐसा वाद जिसमें हमें यह समझाया, जिसने हमें यह दर्शाया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। उनकी जो सोच थी, उनके द्वारा जो बनाया गया संविधान था, वह सर्वोपरि है। तो आइए केशवन भारतीवाद 1973 को समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि आखिरकार केशवन भारतीवाद क्यों हुआ था। तो साथियों सबसे पहले आपको 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसको समझना पड़ेगा। तो पहला संविधान संशोधन जमींदारी की जो व्यवस्थाएं थी उनके प्रति था। तो जैसे कि हमको पता है ब्रिटिश भारत में जमींदारी प्रथा थी और इससे क्या हो रहा था कि जो भूमि का केंद्रीकरण था वह कुछ ही लोगों के साथ था। तो उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जो उस समय के राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा संसद में एक बिल पारित किया जाता है जो रहता है जमींदारी के परिप्रेक्ष्य में। और जब ये बिल एक्ट पास होता है तो इसको चुनौती दी जाती है शंकरी प्रसाद केस में 1951 में। और आर्टिकल 31 का हवाला देते हुए इसमें कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। फिर जब यह को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है या कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर फैसला सुनाते हैं कि संविधान की संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बहुत बड़ा फैसला आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि संसद को यह राइट है कि वह आर्टिकल 368 का प्रयोग करके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसको ज़्यादा शक्ति दी गई थी। यहाँ पर संसद को ज़्यादा शक्ति दी गई थी। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि संसद यहाँ पर भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती थी। फिर यह समय चलता गया और फिर समय आता है 1967 का। 1967 का एक ऐसा वर्ष जिसमें उस समय की सबसे बड़ी बेंच बैठती है और 11 जज इस समय फैसला सुनाते हैं। आखिरकार जो 1967 का केस था गोलकनाथ, हुआ क्या था? तो ये केस हुआ था, यह 17वें संविधान संशोधन के ऊपर पिटीशन फाइल करी जाती है। और यह पिटीशन इसलिए फाइल करी जाती है क्योंकि जो 17वां संविधान संशोधन था यह भी जमींदारी यानी कि जमीन के अधिग्रहण के ऊपर था। और इसमें भी आर्टिकल 31 का हवाला दिया गया। उस समय तो मौलिक अधिकार था, हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया जो कि आर्टिकल 300A में विद्यमान है। फिर जब यहाँ पर इसको 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी जाती है तब क्या होता है कि फिर पिटीशन फाइल करी जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच यहाँ पर फैसला सुनाती है। बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बहुत बड़ा फैसला दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी पावर बढ़ा दी थी और उन्होंने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में आर्टिकल 368 का प्रयोग करके किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। फिर कहेंगे आप कि आर्टिकल 368 में तो संविधान संशोधन कहा गया है, लेकिन जो 1951 में संकरीवाद हुआ था उसमें तो कहा गया कि संसद अपने जो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान के मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन आपने आर्टिकल 137 पढ़ा होगा, न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकती है, यानी कि जो निर्णय पहले दिया उसको निरस्त करके दूसरा निर्णय सुना सकती है। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो संसद है वह आर्टिकल 368 का प्रयोग करके भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार में संशोधन किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है किसके बीच में, आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच। अर्थात यहाँ पर बात थी किसकी, सॉवरेनिटी की। यहाँ पर संप्रभु निकाय तो न्यायपालिका भी है और संप्रभु निकाय आपका कार्यपालिका भी है। तो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो यहाँ पर संसद की सॉवरेनिटी पर भी क्या किया जा रहा था, हस्तक्षेप किया जा रहा था। फिर जब ये केस इसका निर्णय निकलता है फिर उसके बाद संसद ने देखा कि यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है, पर वहीं संसद की शक्तियां सीमित कर दी गई थी। तभी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है। उसके तहत संसद का निर्णय निकलता है कि जो आपका संसद है वह मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। बहुत बड़ा फैसला निकलता है। जबकि 1967 के गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, और यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। फिर इसी के बीच में एंट्री होती है केशवानंद भारती की, जो कि केरल में एक मंदिर के मठाधीश थे। और उस समय उन्होंने क्या किया कि केरल सरकार जमींदारी अधिनियम लाई थी, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाई थी, और उसके तहत उन्होंने जो मठाधीश थे केशवानंद, उनकी जमीन को कब्जाना शुरू किया था। फिर वह हाईकोर्ट में जाते हैं और जब वो हाईकोर्ट में जाते हैं तभी से यह कहलाया जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और जब हाईकोर्ट में जाते हैं लेकिन हाईकोर्ट में जो इनकी पिटीशन फाइल करी गई थी उसको निरस्त कर दिया जाता है।
और फिर ये 1972 के अंतिम दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो साथियों उस समय 11 जजों की बेंच 13 जजों की सॉरी 11 जजों की बेंच बैठती है, माफ़ कीजिएगा। तो उस समय साथियों 13 जजों की बेंच बैठती है, उस समय की सबसे बड़ी बेंच बैठती है। और जब केशवानंद जी यहाँ पर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में एक निर्णायक फैसला सुनाती है कि संसद को यह अधिकार है कि वह आर्टिकल 368 का प्रयोग करके भारत के संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। बहुत बड़ा फैसला दोस्तों कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके भारतीय संविधान के संपूर्ण संविधान में बदलाव कर सकती है। लेकिन वहाँ पर एक मांग रखी गई थी कि संविधान का मूलभूत ढांचा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये वही केस था, हालांकि इसमें तो केशवानंद जी हार गए थे, लेकिन ये वही केस था जिसके बाद जो अभ्यर्थी हारा उसकी वजह से पूरा देश जीत गया था। बहुत बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि इसने यह बता दिया कि ना तो यहाँ पर संसद सर्वोपरि है और ना ही यहाँ पर न्यायपालिका सर्वोपरि है। सर्वोपरि है तो भारतीय संविधान सर्वोपरि है, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान था वह सर्वोपरि है। तो जो निर्णायक फैसला निकला उसमें कहा गया, जबकि फैसला किससे निकला, 7-6 से निकला था। और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, जो 6 जजों ने इसके फेवर में आंसर नहीं दिया था, उनमें से जो एक चीफ जो जस्टिस थे उन्होंने सीजे बना दिया, जो कि वरीयता श्रेणी में चौथे नंबर के थे। जब उन्होंने उनको सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 के तहत बनाया, तो यहाँ पर फिर से विवाद होने लग गया। अब इंदिरा गांधी जी की रणनीति क्या थी कि जो यहाँ पर संसद का सीमित अधिकार कर दिया गया, यानी कि संसद की अधिकारों पर निरंकुशता लगाई गई, उसको उन्होंने चाहा कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन उसके बाद एक केस बंद हो गया और एक मिला कि हमें मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। और मूल ढांचा की व्याख्या कौन करेगा, तो मूल ढांचा की व्याख्या भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो एकीकृत न्यायपालिका है वह करेगी। और ये बहुत बड़ा फैसला रहता है साथियों, इसने बता दिया कि संविधान सबसे बड़ा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक संविधान संशोधन होता है जो कि रहता है आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 का। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग आता है, जिसमें कि कहा जाता है कि जो भारत का सीजे होगा वह कोलोजियम पद्धति से नहीं बल्कि न्यायिक नियुक्ति आयोग की उससे होगा। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार कर दे दिया गया। किसके आधार पर, मूल ढांचे को यह प्रभावित कर रहा था, इसके आधार पर। तो साथियों आशा उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां सरस्वती, धन्यवाद।